हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज का सेशन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन चांसेस नहीं हो रहे हैं कि उनका नेट क्वालिफाई होगा, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो उनका, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात करेंगे अपन, वो यूजीसी नेट जो जून 2026 का होने वाला है उसको लेकर अपने को क्या प्लानिंग करनी है, कैसे अपने को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और नए स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देंगे अभी, जिनका जो मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, तो उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ आपका एजुकेटर पॉलिटिकल साइंस प्लस जो नेट का पेपर फर्स्ट और आरपीएससी जीके। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करें आज की वीडियो की अपन। ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम में ही आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसमें आपकी हेल्प करेगा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, जिसपे आप लोगों के लिए पूरी टीम अवेलेबल है सब्जेक्ट्स के साथ, और दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो है फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें। चलिए, पहले तो अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एक तो बिगनर्स जो हैं, जो फर्स्ट टाइम जो है वो नेट का एग्ज़ाम देंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए अपन चर्चा कर लेते हैं। और स्पेशली जो मैं बात करूंगा वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर की ही बात करूंगा, और साथ में आपका जो पेपर फर्स्ट है उसको लेकर चर्चा करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट टाइम यदि आप दे रहे हैं तो आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि कौन एलिजिबल होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके मास्टर्स में 55% मार्क्स हैं या इस बार उनका अपीयरिंग है, तो वो अपना जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नेट आपको अवसर देता है साल भर कम से कम कि आप अपने जो हैं, अपने नेट का जो मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि पीजी आपने आपको कंप्लीट करनी है। साथ ही आप लोगों का जो ये पेपर दो पोर्शन में होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसमें पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और जो पेपर सेकंड होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। और पेपर सब्जेक्ट का जो आपका ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो होगा, और यहाँ पर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों जो हैं पोर्शन, इनमें 10-10 यूनिट्स होती हैं, और वहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन एक यूनिट से, तो एवरेज 50 मार्क्स का आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का एक पेपर होता है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन पर यूनिट से, तो 100 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए पेपर होता है। 150 × 2, यानी कि आपके लिए 300 का जो है मार्क्स का ये पेपर आप लोगों के लिए होता है। और अगर अपन बात करें 3 आवर्स का जो है ये पेपर आप लोगों का होता है। तो अब सबसे पहले तो अगर अपन बात करें जिन स्टूडेंट्स का अभी आप अगर न तो आपको ये कंफर्म हो पा रहा है कि आपका होगा या नहीं होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी से जो है अपने जो कमियां रह गई, एक तो आप उसको नोट डाउन करें, अब वापस से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। साथ के साथ अब आपका जो तैयारी स्टार्ट होगी वो आपके अनुभव के साथ होगी, आपके एक्सपीरियंस के साथ होगी कि आपके एग्जाम में क्या कमियां रही। तो इसको लेकर आप अपनी उसके ऊपर फुल जो है, फुल फ्लैश से कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, और साथ ही साथ आप एमसीक्यू सोल्व करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक बार क्या होता है कि जैसे अपन एग्जाम देते हैं थोड़ा सा अपन रिलैक्स होते हैं, और दोबारा से अपनी इतनी जल्दी पढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाती है। थोड़ा सा मॉरल भी डाउन होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, आप उनको सोल्व करना शुरू कर दीजिए। जितना आप इनको सोल्व करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वापस बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे आप वापस अपने आप को बुक्स पे शिफ्ट कर दीजिए, या अपने वीडियोस हैं, नोट्स हैं, उनके ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है अपना धीरे धीरे आप लोग अपनी जो है बुक्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बुक्स को रीड करना है आप लोगों को लगातार, और जब तक पेपर नहीं हो जाता आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें। ठीक है, और अपना सबसे इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे अपना टाइम टेबल भी सेट कर लें। और जैसे ही आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा आपकी स्टडी वापस स्टार्ट हो जाएगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि एक बार आप जो है नेट के पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें, सब्जेक्ट्स के देखें, पेपर फर्स्ट के देखें, ताकि आपको आइडिया लगे कि पॉल्यूशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, डीआई से क्वेश्चन कैसे आते हैं, या रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन आते हैं।
आईसीटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूनिट्स कौन सी हैं। और एक मैं ये कहूँगा, आपके पास दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो है वो सिलेबस का आपके पास प्रिंट होना चाहिए, ये बिल्कुल आपके हाथ में होना चाहिए। और रेगुलर आप उसको पेंसिल से टिक करते रहिए कि आपने किसी चीज़ को कितनी बार पढ़ लिया है, कौन सी चीज़ आपको बेहतर ढंग से याद हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट दोनों को बराबर टाइम देना है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और फिर धीरे धीरे पेपर सेकंड के टाइम को आपको बढ़ा देना है। एक सबसे बड़ा टारगेट आपको ये लेना है कि आपका मई जो एंड है या जून के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट के 15 से 20 दिन आप रिवीजन, या हो सकता है कई स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है, प्रेशर आता है एग्जाम को तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको 15 से 20 दिन का जो टाइम है वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। तो ये तो थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी है एग्जाम के लेकर। अब थोड़ा सा अपन पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को लेकर चर्चा करते हैं, या पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर चर्चा करते हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो पेपर कोड आप लोगों का जो है वो 2 रहता है, और राजनीति विज्ञान जो है वो सब्जेक्ट है। और 10 यूनिट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, और ईच यूनिट है वो 10 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसका धीरे धीरे लेवल बढ़ा है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ने तो ऐसे मानस बना लिए हैं कि वो दूसरे सब्जेक्ट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो दूसरे सब्जेक्ट भी मैं ये कहूँगा कि इतने इजी नहीं है, क्योंकि उनमें संख्या कम होती है। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी संख्या होती है। और अच्छा सब्जेक्ट्स है, अगर आप इसको अनुभव के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों का नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएंगे। बहुत शानदार सब्जेक्ट है, रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको समय देना पड़ेगा, जिसमें आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और पॉलिटी तो अपने को पढ़नी ही है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रॉपर कोई भी एक गाइडेंस के लिए गाइड बुक लेकर आ सकते हैं। क्योंकि जैसे अब रेफरेंस बुक की बात करेंगे तब तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हालांकि धीरे धीरे अपने को समय देना है रेफरेंस बुक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ से पढ़ने हैं। और बाकी एक अगर समय कम है तो आप कोई भी एक गाइड परचेज कर सकते हैं, चाहे वो अपने JRF अड्डा एप्लीकेशन से हो और या कहीं और से। तो आप उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। इसके अलावा जो वीडियोस वगैरह हैं हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, आप कोई भी एक कोर्स परचेज कर सकते हैं शुरुआत में, जो आपको हेल्प करेगा आपके जो बेसिक्स हैं उनको समझने में। ठीक है, तो 10 यूनिट्स हैं, जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे ढंग से पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन और अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो नेट आपके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय भी ये चीज़ देखने को आती थी। ऐसे स्टूडेंट्स जो रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे या किसी कॉलेज से जो पीजी करते थे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे और बढ़िया तरीके से पढ़ते थे, उनका नेट है ना उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही क्वालिफाई हो जाता था। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते थे उनके लिए थोड़ा सा उनका टफ हो जाता था। तो प्लीज़ आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही इस चीज़ को बेहतर ढंग से तैयार करते रहें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट जो है वो राजनीतिक सिद्धांत से है। तो राजनीतिक सिद्धांत बहुत बेहतरीन यूनिट है, इसको समझने की आवश्यकता है आपको। तो इसमें एक तो अवधारणाएं पूछी जाती हैं। आप लोग जैसे अभी सेमेस्टर सिस्टम में तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही आने लग गई हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। तो ये जो हैं, ये जैसे लोकतंत्र के प्रकार हैं, शब्द के अर्थ हैं, परिभाषाएं हैं इनकी। और इस जब यूनिट को अपन पढ़ते हैं तो ये सभी विचारकों को समेट लेता है अपने अंदर। ठीक है, जितने भी पाश्चात्य भारतीय विचारक हैं सबको ये यूनिट अपने अंदर शामिल कर लेती है, किसी ना किसी रूप में। किसी ना किसी विचारक का किसी ना किसी जो है अवधारणा या परंपरा के अंदर जो है क्वेश्चन आ जाता है, और वहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो इसमें अपन बात करें, उदारवाद है, अनुदारवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है, पारिस्थितिकीवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है और उत्तर आधुनिकतावाद है। तो यहाँ से भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, सिमोन द बुआ का नाम सुना होगा, ठीक है, लॉक का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी और तीसरी यूनिट अपन वैसे तो अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको एक ही मान के पढ़ना। दोनों थिंकर्स की है, एक वेस्टर्न की है और एक इंडियन थिंकर्स की है। तो वेस्टर्न थिंकर की अगर अपन बात करें यूनिट सेकंड में, तो ये कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो। सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं हिगल, मैरी वॉल स्क्रॉटफार्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना आरेंट,
फ्रोज फेनन, माओ जेडांग और जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स के अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है। ठीक है, मैकियावेली का जो है राजा वाले सिद्धांत है, ये बहुत बेहतरीन है। और इनको एक मैं फटाफट आप लोगों के लिए एक सीरीज इसकी लेकर भी आऊँगा और वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे जो हैं वो पॉइंट हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ना। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय राजनीतिक विचारक, तो ये तो आप लोग वैसे भी पढ़ते हुए आए हैं और इतने टफ भी नहीं है, तो आप लोग इनको आराम से पढ़ सकते हैं। धर्मशास्त्र है, कौटिल्य है, आगमसूत्र है, बर्नी है, कबीर है, पंडित रमाबाई है, बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, गांधी जी हैं, अंबेडकर अरबिंदो हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार है, मोहम्मद इकबाल है, एम एन रॉय है, वी डी सावरकर है। सावरकर से मान के चलिए जब तक सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, आप लोगों को एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अंबेडकर हैं, नेहरू हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इनमें जैसे इनकी पुस्तकें हैं, आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं, जितने भी विचारक हैं, जैसे मैं खुद तैयारी करता था, तो उस समय जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी की थी, तो उस समय जो जितने भी विचारक थे फर्स्ट ग्रेड में, लगभग 80% विचारक उसमें कवर हो जाते हैं, वेस्टर्न और इंडियन। तो इसमें मैंने क्या किया था कि एक डायरी बनाई थी, और उस डायरी के प्रत्येक पेज के ऊपर, जैसे ये डायरी होती है और इसका जो ये पेज है, इसमें यहाँ पर उसकी पुस्तकें लिखी और इस पेज को मैंने खाली रखा। तो यहाँ पर पुस्तकों से संबंधित कोई बात होती थी तो वो लिख लेता था। ठीक है, ये जैसे पहला विचारक हो गया, फिर नेक्स्ट पेज पे या एक पेज और छोड़ के मैं जो है सेकंड विचारक लिखता था, फिर दो पेज छोड़ के फिर थर्ड विचारक। तो ऐसे विचारकों के नाम होते थे ऊपर, और नीचे आज भी वो किताब मेरे पास है, तो मैं उसको रिवीजन के रूप में लगातार काम में लेता हूँ। तो आप इस तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, ये काफ़ी बेहतरीन यूनिट भी है, और जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना है, संस्थाओं की तुलना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाना। उपागम है, संस्थागत है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, नव संस्थावाद है और तुलनात्मक विधियां हैं। उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन और डी कॉलोनाइजेशन, तो वर्तमान में जो नियो कॉलोनाइजेशन है उसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। उपनिवेशवाद के रूप हैं, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष है और वी उपनिवेशीकरण है, डी कॉलोनाइजेशन। राष्ट्रवाद की अवधारणा है यूरोपीय और गैर यूरोपीय दोनों में। ठीक, और राष्ट्र सिद्धांतों की अगर अपन बात करें तो पूंजीवाद और समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य हैं, कल्याणकारी राज्य हैं, और वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य हैं, कि वैश्वीकरण में दौर में जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा में कमी आई है वो। नेक्स्ट, राजनीतिक शासन प्रणालियां, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। लोकतांत्रिक, इसमें निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित और सहभागी। और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में पैतृकवाद, अधिकारीय तंत्र, प्राधिकारवाद, सैन्य, तानाशाही, सर्वाधिकारवादी और फांसीवाद। संविधान और संविधानवाद की अगर अपन चर्चा करें तो संविधान के विभिन्न रूप हैं। संविधान का शासन है, न्यायिक स्वतंत्रता है, उदारवाद है, संविधानवाद में आपातकालीन शक्तियां और संविधानवाद का संकट है। लोकतांत्रिकरण की अगर अपन बात करें, लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन है। विकास की अगर अपन बात करें, अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र। शक्ति की संरचनाओं में बात करें, शासक वर्ग है, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग है, इलाइट वर्ग जो है, और लोकतांत्रिक अभिजनवाद है। और कर्ता और प्रक्रियाओं में निर्वाचन पद्धतियां हैं, राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली है, हित समूह, सामाजिक आंदोलन है, नव सामाजिक आंदोलन है, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ तथा नागरिक समाज है। और यूनिट 5 है, जो आजकल थोड़ा करंट से संबंधित भी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, संरचनात्मक मार्क्सवाद है, नव उदारवाद है, नव यथार्थवाद है, सामाजिक रचनावाद है, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, नारीवाद है और उत्तर आधुनिकतावाद है। अवधारणाओं में बात करें अपन तो राज्य की अवधारणा है, राज्य प्रणाली, गैर राजकीयकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा की परंपरागत और गैर परंपरागत अवधारणा है। एक थोड़ा सा मैं आपको ये और बता दूं कि जैसे अभी आप लोगों के लिए एमपी सेट है, हिमाचल प्रदेश का सेट है, बिहार सेट का एग्जाम होने वाला है, और तेलंगाना में सेट का एग्जाम है। तो ऐसे कई राज्यों में सेट के एग्जाम है, तो उनका सिलेबस भी सेम होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। शक्ति और शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष विनियोजन और संघर्ष रूपांतरण। नेक्स्ट अपन बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। लक्ष्य, उद्देश्य, इसकी संरचना, कार्य प्रणाली, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय कानून, और इम्पोर्टेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय।
नेक्स्ट अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखिए ये काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, अलग से वैश्वीकरण और जो वैश्विक अभिशासन तथा ब्रेटन वुड्स प्रणाली है, उत्तर दक्षिण संवाद है, विश्व व्यापार संगठन है WTO, G20 और ब्रिक्स। क्षेत्रीय संगठनों पे अपन बात करें यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, संघाई कॉरपोरेशन और जो है आसियान। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है जिसमें क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका या अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, तो देखिए इसमें यूरोपीय संघ है और आसियान तो जो है ये आप लोगों के लिए जो 12th क्लास वाली बुक है उसके अंदर भी दे रखे हैं। समसामयिक की चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, मानव अधिकार है, प्रवासन है, शरणार्थी हैं, गरीबी तथा विकास है, धर्म, संस्कृति और पहचान की राजनीति की भूमिका है। नेक्स्ट अपन बात करें भारत की विदेश नीति। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिट है, 6th और 7th यूनिट दोनों अच्छी हैं और ये यूनिट लगभग अपन पढ़ी हुई भी है, अपने को थोड़ी बहुत समझ में भी आती है, याद भी है। ठीक है, तो इस यूनिट को आप थोड़ा सा और पढ़ के ढंग से इसको तैयार कर लें। तो देखिए इसमें अगर अपन बात करें उत्तर औपनिवेशिक विकासात्मक उदीयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। और भारत की विदेश नीति में जो सिद्धांत हैं, निर्धारक तत्व हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन है और भारत की परमाणु नीति है। और प्रमुख जो शक्तियां हैं जिसमें यूएसए है, यूएसएसआर है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो इनके 3 राष्ट्रों के साथ जो है भारत के संबंध है। नेक्स्ट अपन बात करें बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत के संबंध। तो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जो बहुध्रुवीय विश्व बना है उसमें यूरोपीय संघ, ब्रिक्स, आसियान, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। पड़ोसी देशों की अगर अपन बात करें तो उसमें सार्क है, गुजराल सिद्धांत है, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, ठीक है, नरेंद्र मोदी की, और लुक वेस्ट पश्चिम की ओर देखो। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पराक्रम जो कार्य नीति है उसमें अगर अपन बात करें संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, समसामयिक की चुनौतियों में अगर अपन बात करें तो समुद्री ऊर्जा है, ऊर्जा सुरक्षा है, पर्यावरणीय सुरक्षा है, प्रवासन एवं शरणार्थी है, जल संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और साइबर सुरक्षा है। तो कई बार स्टूडेंट्स हमें लगता है कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, पॉलिटिकल का जो लेवल आता है वो भी अलग ही टफ रहता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर देना है उसमें बहुत धैर्य बनाए रखना है, बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करनी है, तभी आप लोग इसमें सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें भारत में राजनीतिक संस्थाओं की। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है इसमें देखना औपनिवेशिक विरासत है। भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का योगदान है। संविधान सभा का गठन है, वैचारिक अवलंब है और संवैधानिक बहस है। ये अपना पूरा संविधान है। उद्देशिका, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है। लोकतंत्र है, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना और संविधान में संशोधन। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संसद की अगर अपन बात करें, संरचना है, भूमिका तथा कार्य पद्धति है और संसदीय समितियां हैं। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक सुधार है। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल। तो ये स्टेट गवर्नमेंट, राज्य मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल। यानी कि एक तो भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको ढंग से पढ़ना, एक जो फेडरल सिस्टम है उसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह ये सब अपने क्वेश्चन पूछता है। या भारत का जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो सशक्त केंद्र परक संरचना है, बिल्कुल ये संघीय असीमित संघीय प्रावधान है तथा अनुकूल अंतर सरकारी समन्वय, क्रियान्वयन, अंतर राज्य परिषद और उभरती हुई प्रवृत्तियां। निर्वाचन प्रक्रिया, भारत में निर्वाचन आयोग और इसके अलावा स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाएं हैं। और ये जो संवैधानिक और संविधिक निकाय हैं इसमें कैग है, SC ST OBC, मानवाधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग है। 8वीं यूनिट बहुत जबरदस्त है, भारत की राजनीतिक प्रक्रियाएं। और आजकल बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें भारत की प्रकृति है, विकास योजना मॉडल है, नव आर्थिक नीति है, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ है, वैश्वीकरण में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा की पहचान की राजनीति है, सामाजिक आंदोलन है, दलीय, जनजातीय, महिला विकास और श्रमिक, गैर दलीय सामाजिक मंच है, गैर सरकारी संगठन है, सामाजिक अभियान समूह है। और भारतीय राजनीति का जो क्षेत्रीकरण हुआ है जिसमें राज्यों के पुनर्गठन है और नए राज्य हैं, उपराज्य हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं और नए राज्यों की मांग है। और इसके लिए संविधान में जो आर्टिकल 3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट जेंडर
जेंडर और राजनीति की अगर अपन बात करें, समानता और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे। राजनीतिक दलों की विचारधारा में राष्ट्रीय दल हैं, राज्य दल हैं, और इनको मान्यता कैसे दी जाती है वो सब। सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंद्विता, ठीक है, प्रतिनिधित्व और उभरती हुई प्रवृत्तियां। निकाय जो नाइन्थ है वो अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। लोक प्रशासन का अर्थ तथा विकास है। निजी प्रशासन उपागम है। प्रणाली सिद्धांत है। निर्णय निर्माण और पारिस्थितिकी उपागम है। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं अवधारणा में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, तर्कसंगत सिद्धांत है, नव लोक प्रशासन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन है, उदारीकरण वैश्वीकरण है, और संगठन के जो नियम हैं, वैज्ञानिक प्रबंध, अधिकारीय सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, और संगठन के प्रबंधन में अगर नेतृत्व और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नेतृत्व का बहुत अच्छा टॉपिक है। और सिद्धांत तथा नियम, चेस्टर बर्नार्ड का संप्रेषण का नियम, संगठन में सूचना प्रबंधन, मैरी पॉर्कर फेलेट का जो संघर्ष प्रबंधन है, और उद्देश्य आधारित प्रबंधन में पीटर ड्रकर का है। और 10 यूनिट में बात करें तो भारत में शासन की विधियां और लोक नीति। तो देखिए, शासन, सुशासन, भारतीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण में नियंत्रण और संतुलन के लिए जो संस्थानिक तंत्र है, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार और प्रादेशिक सुधार। तो ये ग्रास रूट जमीनी स्तर पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, सूचना का अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, सिटीजन चार्टर है, ओम्बुड्समैन है, और विकेंद्रीकृत योजना में विकास के लिए योजनाएं, सतत विकास, ई गवर्नेंस, एनसी, और एनआई जो नीति आयोग है वो, ठीक है, एनआईटीआई, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरणों में लोक नीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, सुरक्षा, और ये जितने भी हैं विशेष संदर्भ में अपन इनकी चर्चा करेंगे। और लोक नीति की निगरानी, मूल्यांकन, शासन, विधि और उत्तरदायित्व। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये अपना नेट का जो है सिलेबस है। और ये सिलेबस देखिए, अब आप लोगों कि अपने को ये 3 महीने में अपने को ये सिलेबस, या 4 महीने लास्ट मान के चलिए, 4 महीने में अपने को कंप्लीट करना है। फिर इसका जो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल या मिड मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जून से जो है अपन इसकी रिवीजन मैराथन क्लासेस वो आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो सके। बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहिए, सिलेबस को चेक करते रहिए, ढंग से पढ़ना है, उसको तैयार करना है। और अच्छा रहेगा यदि आप समय से इसकी तैयारी कर लेंगे। अभी भ्रमित नहीं होना है, बार बार डाइवर्ट नहीं होना है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाले बच्चे अपना काम कर रहे हैं, वो रेगुलर तैयारियां कर रहे हैं। और इस तैयारी में ध्यान रखना, आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए, ठीक है। इसके अलावा यूजीसी नेट गुरुकुल आपका अपना चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।